Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the microorganism, okay, and the classification of microorganism, that is fungi, algae, bacteria, protozoa, then viruses. And in this topic, we have read first about the bacteria and second about the virus according to book. Now we will take third topic, algae. Okay, algae, fungi and protozoa. So let's start discussion about the algae. Now what are algae? Algae is just a plural form of alga. Alga means the green plants, which is Latin word is called seaweeds. ठीक है, यानी कि सी मतलब समुद्र के अंदर पाई जाने वाली छोटे छोटे ग्रीन प्लांट, बहुत छोटे होते हैं, जो जिसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में इसलिए काउंट किया है क्योंकि इसके कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल होते हैं, और कुछ साइज में बड़े भी होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, जो एल्गे जो होता है उसमें दोनों वैरायटी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर होगा उसकी साइज बहुत छोटी होगी, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसे देख सकते हैं। और मल्टी सेलुलर जो होता है उसमें उसकी स्ट्रक्चर बड़ी होने के कारण हम उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल लिया है, और जो माइक्रोस्कोपी के बहुत छोटा है उसे वॉलवॉक्स कहते हैं। ठीक है, जो कि एल्गे का ही एक टाइप है। एल्गे की साइज़ बहुत छोटी होती है, जिससे आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिसे आप कंजी या काई कहते हैं, है ना हिंदी में। जहाँ मॉइस्चर वाला एरिया होता है, लगातार पानी गिरता रहता है, तो आपने देखा होगा वो पत्थरों के ऊपर या कहीं खुले ग्राउंड में, या कभी कभी आपने देखा होगा पॉन्ड या लेक की सरफेस पर भी ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल अगर ज़्यादा होगा, मतलब इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग ना इनकी रूट्स है ना इनका कोई स्टेम्स है, ठीक है, बट इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिसेलुलर में बहुत छोटे और मल्टी सेलुलर में, या फिर बोल सकते हैं कि साइज में जो बड़े वाले एल्गा होते हैं वो इतने कुछ मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं। इनकी रूट स्टेम नहीं होती, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग याद रखिएगा एल्गा के बारे में। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स एल्गा की गिवन है, जैसे ये क्लेमाइडोमोनास इस तरह का स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, ये वॉलवॉक्स है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको दिखाई देता है। ठीक, और ये जो स्पाइरोगायरा होता है ये बड़ा होता है साइज़ में, आपको दिख सकता है आसानी से। ठीक है, ये कुछ एल्गा के एग्जाम्पल्स है। यू कैन ऑल्सो सी दिस एग्जाम्पल और सम पिक्चर्स अबाउट द एल्गे ऑन द इंटरनेट। ठीक है, नाउ फंगाई, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फंगाई। फंगाई इज द प्लूरल फॉर्म फंगाई एंड इट्स सिंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड फंगस। ठीक है, अब फंगस का हिंदी वर्ड होता है फफूंद। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा घर पर जो ब्रेड होती है और चपाती, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनके ऊपर एक वाइट ग्रे कलर की ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है। स्पेशली चपाती और ब्रेड पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी स्ट्रक्चर। उसे हम कहते हैं फफूंद यानी कि फंगस, और प्लूरल फॉर्म में फंगाई। ठीक है, तो ये जो फंगाई होती है ये डाइवर्स ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिज्म के, मतलब इसमें भी वैरायटी है। बड़ी साइज में अगर फंगाई देखनी है जो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, वो होती है मशरूम। ठीक है, यानी कि मशरूम जितनी साइज, मशरूम एक फंगाई होती है जिसके प्लांट आपने देखे होंगे कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये मशरूम का एग्जांपल, ठीक है, जिसका फूड भी बना, एज अ फूड यूज़ किया जाता है, इसकी सब्ज़ी वगैरह बनाई जाती है और इसकी कुछ फूड आइटम या डिशेस बनती है जिसे लोग गेन करते हैं एज अ फूड। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की फंगाई है। देन ये जो है ये मॉल्ड है। ठीक है, इस तरह की थ्रेड जैसी, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है और उसके टिप पर ब्लैक कलर के डॉट्स पाए जाते हैं। फिर वो डॉट फूटता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, और फूटने के बाद उसके जो पार्टिकल नीचे गिरते हैं जिस सरफेस पर वो ग्रो कर रही है, उस सरफेस से दूसरे फंगाई ग्रोथ करते हैं। तो इस तरीके से इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है,
ये ज़्यादातर डेड और डिकेइंग मटेरियल पर भी होते हैं, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है डेड और डिकेइंग मटेरियल उसके ऊपर ग्रो कर जाता है। फिर ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि मशरूम होता है, मशरूम किसी ऑर्गेनिक वेस्ट पर जल्दी ग्रो कर जाता है, यानी किसी लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ कोई वेस्ट होगा तो उसके ऊपर भी ये ग्रो कर जाते हैं। डेड डिकेइंग मटेरियल पर भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पेनिसिलिन, यीस्ट, मोल्ड जो मैं आपको ब्रेड का एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो जो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है उसे हम मोल्ड कहते हैं, ठीक है, मतलब फंगाई का ही टाइप है मोल्ड। मशरूम भी फंगाई का टाइप है जो आपको नेक्ड आई से दिख सकता है, मतलब आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, साइज में बड़ा होता है। पेनिसिलिन, यीस्ट काफ़ी छोटी साइज़ के होते हैं और ये इस तरीके से दिखाई देते हैं यीस्ट, ठीक है। और यीस्ट का पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है, स्पेशली कुकिंग पर्पस में इसका यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है कुकिंग पर्पस में, वो आपको मैं आगे टॉपिक में समझाऊंगी, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड, मतलब किस तरह ये हमारे फ्रेंड है, हमारे यूज़ में आते हैं और किस तरह ये हमें हार्मफुल या नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो वर्ड है वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी है और इनका एक सेपरेट किंगडम है जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। ये कौन से ग्रुप से आए हैं, प्रोटिस्टा, ठीक है। जैसे मैमल्स, एम्फीबियन इनका ग्रुप पाया जाता है ना, वैसे ये प्रोटिस्टा ग्रुप के होते हैं और ये स्पेशली कहाँ ग्रो करते हैं, पॉन्ड, लेक, रिवर यानी पानी वाली जगह पर, ठीक है, जो थोड़ी सी मॉइस्चर वाली होती है, जहाँ इनको लगातार मॉइस्चर मिल सकता है, सी के अंदर और किसी गहरी या दलदल कीचड़ वाला एरिया होता है वहाँ पर होता है, ठीक है। और इसमें से यूग्लिना एक्सेप्शन है। यूग्लिना क्या है, इसी का टाइप है, जैसे मैंने आपको यीस्ट में समझाया ना, मोल्ड, मशरूम ये यीस्ट कैटेगरी में आते हैं, वैसे ही प्रोटिस्टा या फिर प्रोटोजोआ कैटेगरी में आने वाले अमीबा होते हैं। अमीबा के बारे में आप पढ़ चुके हूँ अपने लास्ट क्लास में देखा था अमीबा न्यूट्रिशन कैसे गेन करता है। तो अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसी तरह पैरामीशियम इस तरह से होता है, जैसे हमारा फुटवियर होता है ना, चप्पल, उसके शेप का दिखाई देता है, ठीक है। और एक यूग्लिना होता है, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं और ये ट्राइपेनोसोमा भी है जो भी इसी का एक एग्जाम्पल होता है। तो ये सारी वैरायटी होती है जो यूनिसेलुलर होती है और मल्टी सेलुलर भी पाई जाती है, ठीक है। बट साइज के अकॉर्डिंग कुछ माइक्रोस्कोपिक है और कुछ नेक्ड आई से हम देख सकते हैं। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने शॉर्ट व्यू में देख लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्मफुल और एक यूजफुल। हार्मफुल वाले कहलाते हैं पैथोजेंस, जो हमारे काम के नहीं है, जिससे हमें डिसीज होती है या जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, वो कहलाते हैं पैथोजेंस। और ये पैथोजेंस जो वर्ड है, ठीक है, इसका प्रॉपर मीनिंग याद रखिएगा कि जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, जैसे कि कोरोना एक वायरस है और वायरस कैटेगरी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी है, तो ये हमारे लिए पैथोजन हुआ या यूजफुल हुआ, तो ये हमारे लिए पैथोजन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, प्रोटोजोआ से हो, एल्गे से होता है, फंगाई से होता है, वो हमारे लिए पैथोजन ही कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है आपका मेकिंग फूड आइटम। अभी हमारे लिए कैसे यूजफुल है, अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल कैसे है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम बनाने के लिए यूजफुल है। अब कैसे फूड आइटम, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपने सुना है ना कि जब हम दूध के अंदर, मिल्क के अंदर थोड़ा सा दही और डाल देते हैं, कर्ड डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे हमने देखा है पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कर्ड होता है ना, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया धीरे धीरे क्लम्प बनाने लग जाता है। दही के क्लम्प देखे ना, गट्ठे, या बोल सकते हैं कि एक पास वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। दही को आपने देखा ना कैसे स्लाइस करते हैं उसके, और मिल्क कैसा होता है, प्योर लिक्विड होता है, तो ऐसे लम्स बोल सकते हो या क्लैम्प बोल सकते हो, क्लैम्प बनाना शुरू कर देता है। और उस क्लैम्प को, दही के अंदर जो प्रोटीन होता है लैक्टोबैसिलस, उसको बोलते हैं कैसिन, ठीक है, जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। और वो मिल्क के अंदर, और दही का लैक्टोबैसिलस और मिल्क के अंदर जो कैसिन होता है, दोनों आपस में मिलकर
क्लम्प बनाना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे मिल्क को सॉलिड फॉर्म में चेंज करते जाते हैं। सॉलिड मतलब कर्ड के फॉर्म में। इस तरह कोई भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे लिए एक फूड आइटम ही प्रिपेयर हुई है। कर्ड तो अच्छा माना जाता है, हम खाते हैं उसे, ठीक है। तो जो कर्ड वाले बैक्टीरिया है वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो वो हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि हम एज अ फूड उसे गेन करते हैं। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सेकंड, चीज़ और पनीर। तो चीज़ और पनीर बनाने के लिए भी कौन से बैक्टीरिया की एक्शन जरूरी है? लैक्टोबैसिलस। क्योंकि अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं हुआ तो हम मिल्क से ना कर्ड बना सकते हैं, ना चीज़ बना सकते हैं, ना पनीर बना सकते हैं, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट जरूरी है। सेकेंड, बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टाउ मीट एंड मेक इट सॉफ्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेंडराइजेशन ऑफ मीट। अच्छा, आपने देखा होगा जब जो मीट होता है, ठीक है, उससे डायरेक्टली जब वो रॉ होता है, कच्चा होता है, तो वो बहुत हार्ड होता है। अब आपने देखा होगा कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो मीट को भी एज अ फूड गेन करते हैं, ठीक है। तो जब वो मीट को खाते हैं तो मीट को खाते समय पहले जब उसको रॉ मीट रहता है वो बहुत कच्चा होता है। कच्चा होता है तो क्या होता है, मीट इंडस्ट्री में जो पैकेट में आते हैं फूड आइटम्स, उसमें वहाँ पर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़े से बैक्टीरिया मिला दिए जाते हैं। तो बैक्टीरिया की एक्शन या कुछ टाइम के लिए अगर उस मीट को रहने दोगे तो ऑटोमेटिक उस पर बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है। बैक्टीरिया का अटैक होने के कारण मीट थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाता है, जो एज अ फूड हम लोग गेन कर सकें, ठीक है। हम लोग दैट मीन्स ह्यूमन बींग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। नाउ यीस्ट सेल। अब नेक्स्ट यूज इसका है कि जो यीस्ट होते हैं, यीस्ट कौन सा टाइप है? फंगाई का, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यीस्ट जो रहती है, फंगाई का जो टाइप है, उस यीस्ट का यूज इडली और डोसा और बिस्किट्स, टोस्ट, है ना, जितनी बेकरी आइटम्स होती है उसमें यूज़ किया जाता है। ब्रेड इसे बनाने में क्या करते हैं इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा डफ लेते हैं, आटा लेते हैं गीला, ठीक है, और उसके साथ थोड़ा सा शुगर ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सी यीस्ट पाउडर जो मार्केट में अवेलेबल होता है, वो यीस्ट पाउडर को मिला दिया जाता है। और यीस्ट मिलाने से यीस्ट उस शुगर के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज प्लस ये एल्कोहल, ठीक है, ये तीन चीज़ें बना लेता है। और जब ये इन तीन चीज़ों को बनाता है तो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है वो आटे को फुला देती है। आपने देखा होगा ना, इडली या डोसा बनाने के लिए थोड़ी देर बाद अगर हम दही डालते हैं, कुछ खट्टा डाल देते हैं उसके अंदर, और साथ में अगर खट्टा ना डालें, क्योंकि दही डालने से क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम यीस्ट पाउडर डाल देते हैं तो यीस्ट पाउडर से बहुत जल्दी खमीर आ जाता है, उसके हिंदी में खमीर कहा जाता है। और यहाँ पर कौन सी प्रोसेस कहलाते हैं? फर्मेंटेशन। कौन सी प्रोसेस होती है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या करते हैं, जो हमने यीस्ट डाला है वो यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, जो शुगर है उससे रिएक्शन करके जो डफ होता है जिसके अंदर शुगर ऐड होती है उसे कम्प्लीटली रिएक्शन करके एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, यानी कि शुगर को ब्रेक डाउन कर देगा। जो आटा जिसके अंदर हमने उसे घोल बना के डाला था ना उसमें से, तो शुगर अलग हो गई, यानी ग्लूकोज वाला फॉर्म अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और एल्कोहल अलग हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसमें से थोड़ी सी अजीब सी स्मेल भी आती है अल्कोहल के कारण। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसके कारण आटा धीरे धीरे फूलने लग जाता है, तो उसकी क्वांटिटी हमें बढ़ी हुई दिखाई देती है। और फिर हम उससे कोई भी चीज़ बनाते हैं, बेकरी आइटम्स, उसे बैक करते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट और क्रंची होता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? यीस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। यीस्ट का एक और यूज़ जो कि हम ये बोल सकते हैं, इडली डोसा, राइस दाल जो भी है उसको सबसे पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं और उसमें बनाने के लिए, तो दोनों ही पैराग्राफ में आपका कंबाइन यूजेस गिवन है, जो मैंने आपको कंबाइन समझा दिया, ठीक है। अब आप राइस दाल के लिए बना रहे हो तो वो फूड आइटम हो चुकी है और बेकरी आइटम भी फूड आइटम ही कहलाती है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आटा लेना है। आटा लेने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऑलरेडी मिक्स है, और मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ी सी शुगर ले लो, थोड़ी सी शुगर के बाद थोड़ा सा यीस्ट पाउडर ऐड कर लो। ऑटोमेटिक आप उस डफ को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, आप देखोगे कि धीरे धीरे वो डफ फूल कर इतना ऊपर आ चुका है, ठीक है। जो कंटेनर है ना उसमें आपने अगर हाफ कंटेनर फिल किया है तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा वो फूल हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी वो धीरे धीरे ऊपर आती है, वो डफ को भी फुला देती है। और इस तरीके से अब आप जब भी उससे कोई नई चीज़ बनाओगे, जैसे सपोज कर लो आप राइस को ही ग्राइंड करके उसके लिए इडली या डोसा
प्रिपेयर कर रहे हो डव, तो उसमें भी आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो ये आपकी होम एक्टिविटी है, आप उसको करके देख सकते हो ताकि आपको यीस्ट की एक्शन समझ में आएगी। नाउ कुछ एल्गे ऐसी होती है जैसे कि क्लोरेला या सी वीड्स होती है, उसे भी हम एज अ फूड लेते हैं, स्पेशली कोस्टल एरिया में। हमारे यहाँ तो सी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर तो बीच वगैरह पर ये सी वीड्स और ये बहुत इजीली उसे कैरी कर सकते हैं, तो वहाँ से कैरी करके सिर्फ एज अ फूड आइटम में गेन किया जाता है सी वीड्स को। कुछ कुछ सी वीड्स खाने के लायक भी होती है। देन अब कमर्शियल यूजेस, ये तो आपका क्या था, डेली यूजेस में था कि आप कैसे फूड आइटम के फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हो। अब आप यहाँ पर पढ़ोगे कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस तो देखो, अभी मैंने आपको समझाया था कि यीस्ट की एक्शन से आप बेकरी आइटम्स बना सकते हो। तो बेकरी बनाना, बेकरी को चलाना, बेकरी में जो फूड आइटम बना सकते हो वो मार्केट में सप्लाई होगी, उससे आप क्या कर सकते हो, अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो दैट इज़ योर बिजनेस ना। तो आप एक तरीके से बेकरी चलाकर यहाँ पर बिजनेस बना सकते हो, अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। और आपको पता है कि यीस्ट पाउडर की एक्शन कितनी फास्ट होती है, बैक्टीरिया कितनी जल्दी डव को प्रिपेयर करते हैं। तो जितनी जल्दी बैक्टीरिया ऐड करोगे उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और वो डव को प्रिपेयर करते जाएंगे। तो इस तरह से केक, बिस्किट्स है डिफरेंट टाइप के, ठीक है, और कुछ रोल्स बोलते हैं, कुछ टोस्ट बोलते हैं, इस तरह की कुछ भी आइटम आप बना सकते हो और मार्केट में सप्लाई करके इसका बहुत अच्छा बिजनेस होता है। तो इस तरीके से आप कमर्शियल पर्पस में यीस्ट का यूज़ कर सकते हो। और इसका एक और यूज़ है जहाँ पर कॉफ़ी और टोबैको, तंबाकू, ठीक है, इनका प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एसिड बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे एसिड जो इंडस्ट्री में बनते हैं वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा इंडस्ट्री लेवल पर भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको यीस्ट से बताया था कि यीस्ट पाउडर डालते ही क्या होता है, जो शुगर होता है वो उसे ब्रेक करने लग जाते हैं, शुगर को अल्कोहल के फॉर्म में, ठीक है। और छोटे छोटे माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स का मतलब होता है जो यीस्ट हमने डाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उसकी हेल्प से अल्कोहल भी बन रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं इसे, इसका यूज़ वाइन बनाने में भी किया जाता है। वाइन में आप क्या करोगे, बहुत सारे फ्रूट्स ले लेते हो जो कि स्पॉइल हो चुके हैं, तो उस फ्रूट को वेस्ट नहीं फेंका जाता, उस स्पॉइल फ्रूट को, स्पेशली ग्रेप्स, ठीक है, उसमें आप अगर थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दो तो धीरे धीरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फ्रूट को डिकम्पोज कर लेते हैं, उसमें से शुगर और अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। और जो अल्कोहल बनता है वो वाइन के फॉर्म में मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये भी एक बिजनेस ही हुआ, ठीक है। और उसके अलावा मेडिसिनल यूज़, ये तो आपका कमर्शियल यूज़ था। सेकंड है मेडिसिनल यूज़। तो मेडिसिनल यूज़ में प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि आप कुछ ऐसी टैबलेट्स बना सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जिससे होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। दैट मीन्स हमारी बॉडी को अगर कोई दूसरी बीमारी से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, सपोज करो मैं कोई बीमारी है और हमने उसकी टैबलेट ले ली, लेकिन वो टैबलेट हमारी बॉडी में जाकर कोई साइड इफेक्ट क्रिएट कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक लेकर हमारी बॉडी को किसी दूसरी बीमारी से और साथ में जो दूसरी टैबलेट ली जा रही है उससे होने वाले किसी टाइप के रिएक्शन को हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स में आप टैबलेट ले सकते हो, कैप्सूल ले सकते हो, कुछ इंजेक्शन भी होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई रहते हैं जो कि क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं किसी ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर है जिसे हमने कहते हैं पैथोजन, उस पैथोजन को वो मार देते हैं जब हम एंटीबायोटिक टैबलेट इंजेक्शन या लेते हैं, है ना। यानी कि जब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कारण कोई डिसीज हो रही है और वो हमारी बॉडी में एंटर हो चुके हैं, तो हम एंटीबायोटिक लेकर, क्योंकि एंटीबायोटिक के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, फंगाई बैक्टीरिया, ठीक है, वो अंदर जाते हैं और अंदर जाकर वो जो पैथोजन्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्रकार हम डिसीज फ्री हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंगाई और बैक्टीरिया से बनी हुई एंटीबायोटिक टैबलेट्स का, मेडिसिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल एंटीबायोटिक है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, जो फंगाई और बैक्टीरिया से बनती है। आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले एंटीबायोटिक वर्ड जो है ना, जिसमें आप पैथोजन को जो बॉडी के अंदर है जिसके कारण डिसीज हुई है उसको आप किसी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए मेडिसिन एंटर करवा रहे हो और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस पैथोजन को किल करवा रहे हो, ठीक है, और डिसीज फ्री होना।
ये जो टर्म एंटीबायोटिक निकाला था, ये सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाकर स्टार्टिंग हुई है, जो कि एक टाइप की फंगाई है, फंगस है, ठीक है। और इसे निकालने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले ये बनाई थी। और पेनिसिलिन कौन सी फंगस से बनी थी? उस फंगस का नाम यहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। ये फंगस कौन सा था? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, इससे बनाया था। और बाद में इसका ये तो इसका टाइप था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसका नाम था, लेकिन जब मेडिसिन बनी तो उसका नाम पेनिसिलिन रख दिया, ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्टॉक्स मतलब जो कैटल या पशुओं से बनाया था, और पोल्ट्री फार्म जहाँ पर छोटे छोटे उसके हैंड्स के और चिकन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए बनाई थी। सबसे पहले पेनिसिलिन बनी थी, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। आपका होमवर्क है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर गिवन है कौन थे वो, उन्होंने कैसे बनाई थी, है ना। तो उन्होंने ये पेनिसिलिन नाम की दवाई बनाई थी, और इससे उन्होंने किसी भी एनिमल को, लाइफ स्टॉक है ना, यानी कि कैटल्स, लाइफ स्टॉक का एक और मीनिंग है, जहाँ पर आप बिजनेस पर्पस के लिए बहुत सारे पशुओं को एक साथ बांध कर रखते हो ना, जैसे बफेलो है, काऊ है, तो सपोज करो उनमें होने वाला कोई इन्फेक्शन है या उनमें होने वाली कोई बीमारी थी, तो सबसे पहले उनके लिए ये पेनिसिलिन बनी थी, ठीक है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ कि उन्होंने कैसे स्टार्टिंग की थी। जो काऊ थी ना, उसके पीछे इंजर्ड हो चुकी थी, कुछ घाव हो चुका था उसे, और उसने अलेक्जेंडर ने एक चीज़ नोटिस की कि जो आपने देखा होगा, जब काऊ होती है उसे कोई इंजर्ड हो जाती है, काऊ हो, डॉग हो, बफेलो हो, तो वो सेल्फ अपने जो टंग होती है उससे उस इंजर्ड पार्ट को चाटते रहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, उनका जो सलाइवा होता है ना मुंह का, उनके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। अभी हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर भी बैक्टीरिया है छोटे छोटे। तो वो जो उसने क्या देखा कि जब वो सलाइवा बार बार उससे चिपकता है उस इंजर्ड पार्ट से, तो क्या होता है, वो सलाइवा की एक लेयर उस इंजर्ड पार्ट पे जम जाती है। जो दूसरे बैक्टीरिया एनवायरनमेंट वाले हैं उसको और फर्दर डिकम्पोज करने से रोकती है, और उस इंजर्ड पार्ट को बढ़ाने से रोकती है। क्योंकि सलाइवा की लेयर आने से क्या होता है, सलाइवा के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से उसको और हार्म पहुँचा रहे हैं और उस घाव को बढ़ा रहे हैं, उसको रोक देते हैं, और इस तरीके से उनका घाव ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, ठीक है। तो बस इसी आइडिया को उन्होंने स्टार्ट किया, और इसी आइडिया लेकर से उन्होंने इसी टाइप का पेनिसिलिन बनाया कि क्यों ना हम किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म कर रहे हैं उसी को हम खत्म कर दें। तो यहीं से पेनिसिलिन बनाना उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स को लेते समय क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी चाहिए? सबसे पहली प्रिकॉशन है, आपको आपके जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आप कौन सी टाइप की एंटीबायोटिक ले रहे हो, आपको किस टाइप की डिसीज हुई है, आपको कितना डोज लेना है एंटीबायोटिक का, ये सारा हमें प्रॉपर कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड है, पूरे एंटीबायोटिक कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने हमें कहा है कि आपको आपकी जो प्रॉपर डिसीज वाली या कोई टैबलेट दी है उसके साथ में जो एंटीबायोटिक दी है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप डिसीज की टैबलेट ले रहे हो और एंटीबायोटिक वाली छोड़ रहे हो। उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, और इसी कारण अगर कोर्स कंप्लीट करोगे तभी जाकर वो आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है उसे वो पूरी तरह से ख़त्म कर पाएगी। इसका कारण क्या है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कुछ टाइम के लिए आप ठीक हो जाते हो, लेकिन फिर से वो उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर अभी नहीं मरे हैं वो फिर से आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, आप फिर से बीमार पड़ जाओगे। इसलिए आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक का डोज लेना चाहिए। फिर एंटीबायोटिक्स जब हमें ज़रूरत नहीं है और अननेसेसरी अगर हम उसे ले रहे हैं तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मतलब हमें रॉन्ग डोज नहीं लेना चाहिए। सपोज कर लो जो आपको डे में अलॉट की गई, आप उसे नाइट में ले रहे हो, या फिर आप अननेसेसरी कोई टैबलेट ले रहे हो, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी में किल द बैक्टीरिया। हाँ, ये भी देख सकते हो कि जब आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेते हो बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा ले लेते हो या अननेसेसरी ले रहे हो, तो उसका रीज़न क्या है कि जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर है वो उसको भी मार देगा, और बेनिफिशियल वाले को मारेगा तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी को तो हार्म होना है, ठीक है। तो इसलिए हमें अननेसेसरी डोज नहीं लेना चाहिए। और कुछ एंटीबायोटिक जो ली जाती है उसमें वो उससे अब कभी कभी सफ़र और जो फ्लू होता है उसके लिए ली जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब कोई छोटा मोटा हो रहा है, सफ़र कर रहे हो फ्लू से या इन्फेक्शन से, कोल्ड कफ से, तो उसे ना ले तो बेटर रहता है, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजेस जैसे कि वायरस है
ठीक है, छोटी मोटी बीमारी तो ठीक हो जाती है, पर वायरस से होने वाला कोई फ्लू है तो वो उसको हार्म करेगा। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि वायरस से होने वाली कोई डिसीजेस होती है, वहाँ एंटीबायोटिक फेल है, वहाँ एंटीबायोटिक उसे नहीं मार सकती। लेकिन अगर छोटा मोटा कोई फ्लू हो रहा है तो आप उसे ले लो, वायरस से हो रहा है तो आप ना लो तो बेटर है, क्योंकि कोई उससे क्या होता है, कोई इफेक्ट तो उसका शो होना ही नहीं है वायरस पे। वायरस सबसे इफेक्टिव होता है, जैसे कि आप जान रहे हो कोरोना वायरस है ना, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तोड़ है। लेकिन जो वायरस होता है अगर वो उसके कारण कोई डिसीज हुई है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी नहीं हो पाता। एक तो इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, दूसरा इसका बिहेवियर इतना स्विंग होता है कि हम उससे जज कर पाना मुश्किल है, और अगर जज नहीं कर पाते तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, दूसरा है और यूज़ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। आप वैक्सीन बना सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। आप पहले से ही जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिसीज होती है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप लेबोरेटरी में रखकर उसका वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हो। उसका वैक्सीन कैसे होता है, आपने देखा होगा, उसे कंटेन करके उसका जो लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन के अंदर फीड करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं। तो होता क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है बट वो इनएक्टिव फॉर्म में है, और आपकी बॉडी में अगर उसे पहले से एंटर करवा दिया जाएगा तो इन केस फ्यूचर में जब भी कोई उसी टाइप का सेम पैथोजन अगर आपकी बॉडी को हार्म करने आएगा, आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर होगा तो वो आप बीमार नहीं होने देंगे। कौन सा, जो वैक्सीन के अंदर थ्रू आपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले थे ना बॉडी के अंदर, वो तुरंत ही बाहर से आने वाले दूसरे पैथोजन को, उसी के सेम टाइप के पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो खुद एक्टिव हो जाएंगे। जब बॉडी के अंदर हमने डाला था तब वो इनएक्टिव फॉर्म में था, ठीक है, जो कि बहुत वीक था। धीरे धीरे वो आपकी बॉडी के साथ, आपने खाना खाया, आपकी सेल ने खाया, वो भी आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाते हैं, एक्टिव होते जाते हैं। फिर बाहर से आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सेम टाइप के, जो आपको डिसीज पहुंचाना है, जो आपको हार्म पहुंचाना है, तो उसी को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पहले से वैक्सीन के थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट करवा लेते हैं अपनी बॉडी में, ताकि बाहर से आने वाले दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हमारी हेल्प कर सके, हमें डिसीज फ्री रख सके। तो इसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन, इस प्रोसेस को। और वैक्सीन के थ्रू हम एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमने ढूंढ लिया है। इसके कारण हम बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ा लेते हैं। इम्यूनिटी मतलब वही चीज़ कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता, और बीमारी किसके कारण होती है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। और पहले से हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करवा दिया वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, तो इसके कारण हमें बीमारी नहीं होती। तो ऑटोमेटिक हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ रही है ना। तो इस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाना, इम्यूनिटी मतलब बॉडी के डिसीज से लड़ने की पावर, ठीक है, जिसमें आप बॉडी को रेजिस्ट कर सकते हो, डिसीज को रोक सकते हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आपको ऐसे डिसीज के फॉर्म में टीके लगाए जाते हैं वही वैक्सीन कहलाते हैं, ठीक है, और प्रोसेस कहलाती है वैक्सीनेशन, ठीक है। और बॉडी के, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे तो उसे हम कहेंगे एंटीजन, ठीक है, एंटीजन के फॉर्म में। और जब कोई पर्सन एंटीबॉडीज जैसे ही उसके सामने आ गई, यानी बाहर से आने वाले जो कहलाते हैं वो एंटीबॉडीज है, वो जैसी एंटीबॉडीज उसके सामने आती है माइक्रोब्स के, तो वो उसे डेड यानी कि किल कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन को रोक देते हैं। अब कुछ वैक्सीन के नाम बता रही हूँ मैं, आप लोग सुने होंगे, है ना। एक तो है ये चोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, टिटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, जो छोटे बच्चों को लगाए जाते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। यानी कि पहले से हम बच्चों को जो टीके लगाते हैं ना, तो वो टीके से ही हम, टीके यानी वैक्सीन, ठीक है, जो वैक्सीन लगाए जाते हैं उससे पहले से ही उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो पर्टिकुलर वैक्सीन है वो किसी पर्टिकुलर एज तक ही दिया जाता है। इनमें से जितने भी मैंने वैक्सीन के नाम दिए, इसमें से सबके लिए प्रॉपर एज डिसाइड है, ठीक है, उस प्रॉपर एज के अंदर ही हमें किसी भी बच्चे को ये वैक्सीन देना होते हैं, ठीक। और यहाँ पर कुछ टेबल गिवन है, 0 मंथ में आप कौन कौन से वैक्सीन देते हो बच्चों को, तो स्मॉल पॉक्स, BCG का है, ठीक है, BCG का किस लिए दिया जाता है, टीबी वाली बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। 3 to 12 मंथ के अंदर DPT का है, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थेरिया, इस तरह की बीमारी, ठीक है, पर्टिसिस और कोल्ड कफ के कारण, या टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है 5 साल तक, आपने देखा होगा, ठीक है, BCG। फिर ये इस तरह से टेबल गिवन है, आप इससे पढ़िएगा, और इसमें हर टाइप के एज के अकॉर्डिंग आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। देन इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी,
अब आपने देखा है कि बैक्टीरिया कहाँ यूजफुल है, तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि सोयाबीन और मटर है, पी प्लांट है, उनकी रूट्स के नोड के अंदर पाया जाता है, रूट नोड्यूल में पाया जाता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, इन प्लांट्स को जो नाइट्रोजन की कमी होती है, जो सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, उसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींच के उनकी रूट तक देने का काम करता है। और रूट तक पहुंचने के बाद वो नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट वाटर के साथ डिजोल्व होकर प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है और प्लांट इसे एज अ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा नाइट्रोजन को और प्रॉपर ग्रोथ करता है। तो इसीलिए बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया तो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के लिए भी तो यूजफुल है ना, वो सॉइल में नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा कर रहा है ताकि हमारी प्लांट प्रॉपर ग्रो कर सके। अब देख सकते हो लेग्यूमिनस प्लांट की ऐसी ऐसी रूट नोड्यूल होती है इस तरीके से, ठीक है, ऐसी जड़ों के अंदर ऐसी नोड्स पाई जाती है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं जो कि क्या करते हैं, एक तरीके से नाइट्रोजन लाकर देने का काम करते हैं और उस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। और वो नाइट्रेट्स किसके थ्रू गेन कर लिया जाता है, प्लांट के थ्रू। प्लांट की रूट उस नाइट्रेट्स को गेन कर लेगी और इस प्रकार सॉइल के अंदर भी नाइट्रोजन आ जाएगा, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है। क्योंकि सॉइल में क्या करना था, नाइट्रोजन की डिमांड पूरी करनी थी, न्यूट्रिशन था नाइट्रोजन सॉइल के लिए, तो सॉइल को भी मिल गया और प्लांट को भी मिल गया। तो इस तरह बैक्टीरिया हमें सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा दी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा दिए प्लांट को, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू गिन एल्गा, ठीक है, वो भी सॉइल के अंदर अगर फिक्स्ड एटमॉस्फेयर में ग्रो करें तो ब्लू और ग्रीन कलर के एल्गा जो होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये भी सॉइल को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ये भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेकर सॉइल को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट क्लीन करने में हेल्प करते हैं। उसका रीज़न क्या है, आपने देखा होगा कि डेली कितने ही सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े एनिमल्स की डेथ होती है ना, जितने बर्थ होते हैं उतनी डेथ भी होती है। अब उनकी जो डेड बॉडी होती है, ठीक है, वो जनरली सारे एनिमल्स को तो उठाकर जला नहीं सकते ना, सारे एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग के अंदर तो मैच्योरिटी है इस चीज़ों की कि वो अपनी डेड बॉडी का क्या करना है, लेकिन सारे एनिमल्स क्या अपनी डेड बॉडी को संभाल कर रखते हैं, नहीं। तो वो क्या करते हैं, कभी आपने देखा होगा रोड साइड पर होता है, कभी रिवर साइड पर है, कभी जो एनिमल जहाँ मर गया वहीं पड़ा है। तो अगर डेली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो सोचो इस अर्थ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, डेली इतनी डेड बॉडीज इकट्ठी हो जाती। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और जितने छोटा छोटा डिकम्पोज करते हैं वो सारे न्यूट्रिशन जिससे वो मिलकर बॉडी बनी थी, वो सारे न्यूट्रिशन फिर से सॉइल के अंदर मिल जाता है और सॉइल में चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि रोड साइड पर कहीं डॉग वगैरह की डेथ हो गई तो उसकी जो डेड बॉडी होती है धीरे 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 डिकम्पोज होती जाती है, उसके कारण उसकी एक स्मेल भी आती है अजीब सी, जो बहुत गंदी ऑर्डर होती है वो। तो ऑर्डर मतलब ऐसी के जैसे हम बियर नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, वैसी गंदी सी ऑर्डर जो आती है वो ऑर्डर किसकी होती है, जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो उसमें से कुछ नाइट्रोजन्स के कंपाउंड होते हैं वो बाहर आते हैं और उसकी स्मेल आती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस डेड बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उनके जो बॉडी जिस न्यूट्रिशन से बनी थी, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कुछ एटमॉस्फेयर में फ्री कर देते हैं और कुछ सॉइल के अंदर फ्री कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे लिए क्लीनिंग एनवायरनमेंट का काम कर रहे हैं। फिर कुछ एनिमल्स और दूसरे लिविंग थिंग की जो बॉडी वो होता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं फीसेस, अनडाइजेस्टेड फूड, तो वो भी बैक्टीरिया की एक्शन से धीरे धीरे डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल का न्यूट्रिशन या फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल को न्यूट्रिशन मिल जाता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और अर्थ से डेड बॉडी या जो वेस्ट मटेरियल है डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो धीरे धीरे क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। और कुछ अदर यूज़ है जैसे कि बैक्टीरिया का यूज़ आप लेदर और जूट इंडस्ट्री में बनाया जाता है, चमड़ा उद्योग में, ठीक है, और जूट इंडस्ट्री में यूज़ करते हो, ठीक है। और उसके बाद बायोगैस बनाने के लिए आपने देखा होगा खाद वगैरह को इकट्ठा करते हो ना और ढक देते हो, तो क्या होता है अंदर बैक्टीरिया उससे डिकम्पोज कर देते हैं और उसकी खाद बना देते हैं। उससे खाद बनाने से जो गैस फ्री होती है उसका आप एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हो, बायोगैस, ठीक है। और जो खाद अच्छे से बन जाती है, मैन्योर बन जाती है, उसका आप और यूज़ कर सकते हो आप फील्ड साइड में और उससे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है प्लांट को, तो एज अ मैन्योर आप उसको
फिर वापस प्लांट में डाल सकते हो। तो इस प्रकार बैक्टीरिया मैन्योर बनाने में हेल्प करते हैं। हमें पता है ना एग्रीकल्चर यानी कि कुछ थोड़ा सा एग्रीकल्चर बेस्ड मतलब काऊ डंग है, बफेलो डंग है और दूसरे प्लांट्स का रिमेनिंग पोर्शन होता है, जैसे कि कुछ हस्क बचा है, स्टेम बचा है, लीव्स बचा है, स्पॉइलिश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको हम एक छोटा सा पीट बना देते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं और वहाँ पर उसे ढक देते हैं और कुछ टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे छोटे छोटे डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करने के बाद उसकी मैन्योर बना लेते हैं। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया आपने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करते हैं, जैसे रूमिनेंट एनिमल होते हैं ना, उनके पेट में, मैंने आपको रूमिनेंट एनिमल के बारे में बताया था, तो उसमें आपने देखा होगा उनके 4 चैम्बर होते हैं और 4 चैम्बर में पहले रूमेन में जाता है काऊ के अंदर और फिर जब वो अच्छे से उसे च्यू कर लेता है फिर वो अगेन उसके माउथ में आता है, फिर माउथ में जाने के बाद प्रॉपर जब वो हंग्री फील करता है तब रूमेन से वापस खींच कर आता है और प्रॉपर डाइजेस्ट होने के बाद वो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है। एबोमेसम, ओमेसम, रेटिकुलम, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं काऊ और गोट और बफेलो इनके पेट में, वो बैक्टीरिया भी फूड को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये आपने आज यूजफुल जो यूजेस थे या फिर हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल थे, वो हमने आज रीड कर लिए। ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर we will read about the harmful microorganism। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं। थैंक यू।